जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। तबीयत ठीक है भाई? चलिए। बिग फैन सर, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं? चलिए। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और अलजेब्रा के बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करने के बाद, सभी टाइप्स को जानने के बाद, हम आज बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। और ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो हम एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। टोटल ट्रिग्नोमेट्री को मैंने कई सारे पार्ट्स में बांट रखा है। हर जगह पर हम देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए जो फॉर्मूले पर आधारित होंगे, कुछ क्वेश्चन हो गए जो वैल्यू पुटिंग पर आधारित होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे रेशियो के ऊपर आधारित होंगे, कुछ हमारे पाइथागोरस के थ्योरम पर होंगे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन। और उसी तरीके से जो आपका शीट है वो भी बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के शीट नंबर 1 की, तो शीट नंबर 1 में जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज वाले क्वेश्चन होते हैं हम उनको टच करेंगे। इसी तरीके से शीट नंबर 2 अलग होगा, शीट नंबर 3 अलग होगा, शीट नंबर 4 अलग होगा। ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक होगा और ये जो आपके प्रैक्टिस शीट्स होंगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपके टॉपिक को क्लियरेंस देने में। आपको कोई भी बुक नहीं लगानी है, कोई भी आपको मार्केट में कोई भी किताब नहीं लगानी है। सिर्फ और सिर्फ जो हम आपको शीट देंगे आपको वहीं प्रैक्टिस करना है। और आपको वाकई में एक डिफरेंस महसूस होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले पढ़ा था और जो ट्रिग्नोमेट्री आप अभी पढ़ने जाएंगे उसमें। ठीक है। एक और बात हम बता दें तो इस बार जो आपका सीजीएल का मेंस हुआ था उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। एक बार ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा हार्ड पूछा गया था 2017 में, और उसके बाद अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 वाले में, ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑलमोस्ट हम हर तरह के सवालों को टच करेंगे ताकि हमारे पेपर में किसी भी तरह का कोई भी सवाल ना रहे। अगर हम बात करते हैं पेपर को लेकर वेटेज की, भैया कितने सवाल आते हैं, ठीक है, तो हम बात करें प्री में, तो प्री में आपके ट्रिगो के 2 सवाल रहते हैं। ठीक है, कभी 2 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और मेंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेंस में अच्छे खासे 6 से 8 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, फिर उसके बाद ऊंचाई और दूरी दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। चलो, कितनी शीट्स है सर? हरिओम यादव, आपको जैसे शीट्स मिलते जाएंगे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। हम कंफर्म नहीं कह सकते कितनी शीट्स है कितनी नहीं है, क्योंकि कंटेंट नया बन रहा है, अपडेट पे काम चल रहा है, इस वजह से। चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बचपन में जो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हम उस पर थोड़ा सा चलते हैं। छठी सातवीं, छठी में तो नहीं, 8वीं या 9वीं में जो हमने पढ़ाई की होगी त्रिकोणमिति को, उस पर चलते हैं। तो क्या आपने एक ऐसा ट्रायंगल देखा है, राइट एंगल ट्रायंगल? देखिए, एबीसी क्या है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण जो होता है वो हमारा 90 का होता है। ठीक है। और ये जो कोण होता है हमारा कितने का होता है? तो थीटा एंगल होता है। अब अगर हम बात करें ये 90 का कोण है, तो जहां पर थीटा एंगल जो है ना, जिस लाइन के साथ ये टिका हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और जो सबसे बड़ी वाली साइड हो जाती है ना, वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिससे जुड़ा हुआ है, जो उसका आधार है, वो बेस हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मानो ये थीटा एंगल यहाँ ना रह के अगर ये थीटा एंगल यहाँ पर रहे, तो थीटा के सामने जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। उसके बाद थीटा में जो सबसे बड़ी वाली साइड हो जाएगी, या फिर यूँ कह ले 90 के सामने जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी? हाइपोटेनस रहेगी। और थीटा जो है जिसके ऊपर टिका हुआ है, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, और बिल्डिंग जमीन पे टिका हुआ होता है, तो ये जमीन को उसका आधार कहते हैं। उसी तरीके से ये थीटा जो है जिसके ऊपर अलाइंड है, उनको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है हमें यहाँ पर थीटा को जानने की, बेस परपेंडिकुलर को जानने की? तो इसी के आधार पर आने वाले जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे हम उनको समझ पाएंगे कि उनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे समझ में आ गया बात? तो जैसे टोटल कुल मिलाकर हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज पढ़ने हैं। ठीक है। और ये 6 रेशियोज क्या है? तो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? तो कुल मिलाकर 6 हैं। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। साइन थीटा का मान क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का मान बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तसल्ली से हम एक एक बातों को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे हम किन की वैल्यूज को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज कैसा बनाया, तो समकोण त्रिभुज, ये 90 का है और ये थीटा है। इसका नाम हमने दिया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में जो ये टिका हुआ होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो बोलते हैं सर ये बेस कहते हैं। बेस को हम किससे बोलेंगे, तो बेस को जो है हम बी नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, थीटा के सामने जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो थीटा के सामने जो रहता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी के नाम से बताएंगे। और 90 के सामने जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में, कर्ण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको हम एच के नाम से दर्शाएंगे कि ये हमारा बी हो गया, पी हो गया, एच हो गया। अब सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। साइन को असल में SIN थीटा लिखते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है SIN, सिन। सिन का मतलब होता है पाप, साइन थीटा। फिर उसके बाद एक और आता है, वो होता है हमारा कोसाइन। असल में इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म होता है, जब आप बचपन में पढ़ोगे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोसाइन ना पढ़ के हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले साइन थीटा, दूसरा हो गया हमारा कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट को क्या कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं। और टैन थीटा जो आता है वो हमारा क्या आता है, साइन अपॉन कॉस। यानी जब आप साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, टैन थीटा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, टैन थीटा मिलता है। अब हमें याद कैसे रखना है कि किसका मान कौन सा होगा और क्या होगा, तो एक छोटा सा हम आपको ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, प्यारे, बेटा, पप्पू, हाय, हाय, ठीक है, और बोले। यहाँ पे समझ गए आगे बात, या फिर ऐसे कह लो, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब बोलोगे सर ये आपने क्या कहा, तो हमने कहा ये देखो कितना है, तो P/H है, और ये P/H किसका मान हो जाएगा, तो ये साइन का मान हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो B/H है, ये B/H किसका मान हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस का मान हो जाएगा। तीसरा क्या है, तो P/B है, ये किसका मान हो जाएगा, तो ये आपका जो है यहाँ पर टैन का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ क्या करना पड़ेगा, भाग कर देना पड़ेगा। जो भी परपेंडिकुलर का मान आएगा उसको हाइपोटेनस के साथ भाग कर देंगे तो इस त्रिभुज का साइन थीटा निकल के चला आएगा। उसी तरीके से इस त्रिभुज का अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो इसके बेस को हमें किससे भाग करना पड़ेगा, बेस को जो है हमें हाइपोटेनस के साथ भाग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। टेन थीटा की वैल्यू अगर हमें याद करनी है तो टेन थीटा की वैल्यू को परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। और टेन थीटा आया कैसे, तो साइन वाले को कॉस से डिवाइड करके। जब P/H को B/H के साथ आप डिवाइड करोगे तो H और H खत्म हो जाएगा, P/B बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। याद करने का जो ट्रिक है वो हमने आपको बता दिया। बहुत अलग अलग ट्रिक है। कोई कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। कुछ भी याद कर लो आप, वो आपके ऊपर इच्छा है, वो आपके अपने इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी होगा ट्रिक आप अपने कॉपी में लिखकर इसको डिनोट कर सकते हैं। अब चूंकि जब धरती पे साइन थीटा बना तो साइन थीटा का एक जुड़वा भाई आ गया, लेकिन चूंकि ये अच्छा इंसान था तो वो एक बुरा इंसान निकला। बोलते हैं ना जुड़वा, हमशक्ल। तो सेम तरीके से साइन का भी एक हमशक्ल आया होगा। ठीक है, तो साइन का हमशक्ल आया तो उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया कोसाइन थीटा। समझ में आ गया। कॉस का जो है हम शक्ल आ गया तो उसका क्या हो गया मान, उसको हम कहने लगे सेक थीटा। ठीक है, और टैन थीटा का भी एक हम शक्ल आ गया, उसको हम कहने लगे कॉट थीटा। मेरी बात को समझना ध्यान से। ठीक है, इसके हम शक्ल को कोसाइन कहते हैं, इसके हम शक्ल को सेक कहते हैं, इसके हम शक्ल को कॉट कहते हैं। लेकिन जनरली हम अपने लाइफ में क्या जानते हैं, जो हम शक्ल होते हैं वो बराबर समान दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, बहुत सारे मूवी देखे होंगे कि दो एक ही तरह के लोग हैं। जैसे अफलातून मूवी देखोगे, दो अक्षय कुमार हैं, लेकिन एक अच्छा वाला है तो एक बुरा वाला है। सेम तरीके से मतलब अगर एक नेक काम करता है तो दूसरा उसका उल्टा काम करता है। सेम तरीके से साइन कहता है कि मेरे परपेंडिकुलर को मेरे हाइपोटेनस के साथ डिवाइड कर दो, कोसाइन कहता है हम इसका उल्टा काम करेंगे। यानी वो बोलता है कि मेरे न्यूमरेटर में अगर परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, h को ऊपर लेकर आओ
और यहाँ पर p को नीचे लेके चले जाओ। समझ में आ गया बात मेरे यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर हम जा रहे थे साइन कॉस टेन में, तो कोसाइन के लिए हमें जाना पड़ेगा h अपॉन पी, h अपॉन बी, b अपॉन पी। समझ में आ गया। जहां पहले p अपॉन h कहते थे, अब h अपॉन p कहना पड़ेगा। जहां cos के लिए हम b अपॉन h कहते थे, तो sec के लिए h अपॉन b कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? तो h अपॉन b कहना पड़ेगा, ठीक है। जहां पहले tan के लिए p अपॉन b कहते थे, तो cot के लिए b अपॉन p कहना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है? तो सेक होता है। और टेन का उल्टा कौन होता है? तो यहाँ पर कॉट होता है। ये इनके रेसिप्रोकल्स। कोसाइन नहीं, कॉसेक, माफ करना, कोसाइन नहीं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कहते हैं, गलत लिख दिया हमने, कॉसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा कहते हैं। इसका उल्टा समझ में आ गया। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा कहते हैं। चलो, तो याद रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या बातें मैंने आपको बताई थी? सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया था, वो मैंने आपको ये बताया था कि टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा को हम कॉस थीटा के साथ डिवाइड करते हैं। एक बात आपने ये जाना। दूसरा बात जो आपने जाना वो ये जाना कि सर जो कॉसेक थीटा होता है, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। उसी तरीके से आपने एक और बात जाना कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा का हमारा उल्टा हो जाता है। और उसी तरीके से आपने ये भी जाना कि जो हमारा कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? हमारा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो बस इसी आधार पर कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लगाएंगे। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इट शुड बी नोटेड दैट, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साइन थीटा जो है क्या है? एक एब्रिविएशन है किसका? साइन ऑफ एन एंगल का। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा। जैसे बहुत बच्चों को पता है क्या लगता है? बहुत बच्चों को यहाँ पर ये लगता है ना कि अगर मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा का मतलब साइन को थीटा के साथ गुना किया गया है। नहीं, ये इस थीटा का साइन एंगल के बारे में बता रहा है, इस थीटा के कॉस एंगल के बारे में बता रहा है, इस थीटा के टेन एंगल के बारे में बता रहा है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा का मतलब होता है कि इस थीटा का साइन का एंगल हम निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको लिख रखी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि कॉसेक थीटा इसका उल्टा सेक जो होता है, इसका उल्टा कॉट जो होता है वो इसका उल्टा। एक और बात, अगर मुझे मानो साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं होता कि साइन का स्क्वायर कर दिए और थीटा का स्क्वायर कर दिए। नहीं, साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करने चल रहे हैं, जैसे मानिए साइन थीटा आपने ऐसे नॉर्मल लिखा, ठीक है। अगर मानिए कि मैं स्क्वायर करना चाहता हूं इसका, तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया? इसका वोल स्क्वायर। अब जनरली बच्चों को क्या लगता है कि इसका वोल स्क्वायर करने का मतलब अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो साइन का भी स्क्वायर होगा और यहाँ थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो नहीं बच्चे, थीटा का कभी स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं होता, थीटा हमेशा थीटा ही रहता है। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो ये होगा कि साइन हमने लिखा है और साइन का हम क्या कर दे? स्क्वायर कर दे, थीटा को रहने दे। अगर मुझे इसका क्यूब करना है तो मैं बोलूंगा साइन का तुम क्यूब करो, थीटा को ऐसे रहने दो। यानी जो भी ऑपरेशंस आप करोगे वो साइन वाले टर्म पर होगा, ना कि आपके थीटा पर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये बात? क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सीजीएल के 3 मार्च 2020 में पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया? बोला गया देखो आपके पास एक ऐसा त्रिभुज है, ये आपके थीटा का मान है, ठीक है। इसका जो कर्ण है यहाँ पर 17 है और इसका जो लंब है वो 18 है। ये आपको चेक करना है सवाल के माध्यम से। सवाल में क्या बोला? इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। ये थीटा का मान है और यहाँ पर इसका मान 90 दिया गया है। तो बोला गया है कॉट थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा का मान कितना होगा। ये सवाल बनाने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटे से सवाल पे प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक हमारे सामने ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है। इसके जो मान है वो ये है कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 5 हो गया। हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर सभी थीटास के वैल्यू बताने हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि साइन थीटा का मान कितना होगा, फिर उसके बाद हमें यहाँ बताना है कॉस थीटा का मान कितना होगा, फिर उसके बाद हमें यहाँ बताना है टेन थीटा का मान कितना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सेक थीटा का मान कितना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना होगा। क्लियर है? सभी वैल्यूज बताइए एक बार। तो बोलेंगे सर देखो साइन थीटा की वैल्यू अभी क्या याद की थी बताओ, साइन थीटा का मान क्या याद किया था बताना। अभी पढ़ा था सर, साइन की वैल्यू क्या होती है? प्यारे, ठीक है, बेटा, पप्पू, हाय हाय बोल, याद है?
प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेनस का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रहेगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब कुछ नहीं करना आपको, हर जगह पर क्या करना है? ये वैल्यूज रख देना है। साइन थीटा का मान निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? तो 3 है, और हाइपोटेनस कितना है? तो 5 है, ठीक है। बेस कितना है मेरे भाई? तो 4 है, और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5 आ गई। टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसके परपेंडिकुलर को इसके बेस के साथ डिवाइड करो। परपेंडिकुलर का मान कितना है? तो 3 है, और बेस का मान कितना है? 4 है। बोलोगे सर आपको कैसे पता कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है? तो मैंने क्या कहा था, थीटा के सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा जिस पे अलाइंड होता है वो हमेशा बेस होता है, और सबसे बड़ी वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बात करते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा के बारे में। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर कोसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू अगर 3/5 आई है तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3 आ जाएगी। सेक की वैल्यू कितनी होती है? तो सेक की वैल्यू कोस का उल्टा होता है। कोस की वैल्यू 4/5 है, तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पर जो है टेन नहीं, यहाँ हमें कॉट निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 का उल्टा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/3 हो जाएगा। तो क्या जो आपने आंसर जो है निकाला है वो सही है? मिलाइए एक बार। साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5, टेन की वैल्यू 3/4, कॉसेक की वैल्यू 5/3, और यहाँ पर सेक की वैल्यू 5/4, ठीक है। क्लियर है? बताइए। विक्रम कुमार, आप अपना मुंह बंद करके चुपचाप पढ़ाई करिए, आपका कमेंट हमको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना हमें पता है, शांति से पढ़ाई करिए अपना। हर बार ओवर स्मार्ट बनते रहते हैं आप। 1 महीने तो गायब हैं, अब आए हैं क्लास में तो ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं आप। आ जाइए, शांति से पढ़िए यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या दिखाना है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमारा वैल्यू हो गया 5, 12 और 13 का, ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। और सवाल में दोस्तों बोला है, ठीक है, कि हमारा ये जो है ये थीटा है। ध्यान से समझना, थीटा का मान कहीं और दिया गया है, और हमसे पूछा है यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बता दो। तो साइन थीटा की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बताओ? ठीक है, साइन थीटा कितना आएगा बताओ जल्दी से। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो बोलेंगे सर देखो साइन थीटा, सबसे पहले तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेनस कौन है। तो हमने कहा देखेंगे हमेशा यहां पर ये 90 का कोण होता है, थीटा के सामने जो रहता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 के सामने जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। थीटा जिस पर लगा होता है वो क्या होता है? तो बेस होता है। यहाँ पर क्लियर है ये बात अच्छे से? परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। सवाल में सबसे पहले हमसे बोला है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब बच्चे क्या होता है? तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई? तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे, और बेस कितना हमारा 5 है, तो 5 लिखेंगे, यानी 12/5 जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। अब एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान कहीं और है मेरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? तो 13 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/13 आ जाएगी। समझ में आ गया बात? बहुत बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इसका आंसर 5/13 दे दे रहे होंगे। तो देखो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि थीटा लगा कहाँ पर है। अगर ये थीटा यहाँ पर होगा तो इसका परपेंडिकुलर 12 होगा, लेकिन अगर वही थीटा यहाँ पर होगा तो उसका परपेंडिकुलर कितना होगा? 5 होगा।
दोनों में हमें इस बात को अच्छे से समझना है, क्लियर रखना है, ठीक है, कि आंसर कितना आना चाहिए। सेम तरीके से अगर मानिए यहाँ पर जो है हमें cos थीटा की वैल्यू पता करनी है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो cos थीटा का मान कितना होता है, तो cos थीटा का मान हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये बात पे आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले सवाल में देखो बेस कितना है तो बोलोगे सर 5 है, और हाइपोटेनस कितना है तो 13 है, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/13 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साइन आ गया, कॉस आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे सर टेन थीटा हमने पढ़ा था अभी, परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 है, और बेस की वैल्यू कितनी है बताओ, तो 5 है, यानी 12/5 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तीनों ध्यान रहेगा आपको, 12/13, 5/13 और 12/5 ये हमारी वैल्यूज आ गए, ठीक है। रेशियोज में स्पेशली ध्यान रखना है कि थीटा जो लगा है वो कहाँ पर लगा है। थीटा के अलाइनमेंट की वजह से आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं। अगर थीटा यहाँ पर इस पॉइंट पर रहता तो परपेंडिकुलर कुछ और होता, थीटा आज यहाँ है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कुछ और है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताइए, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग लगाइए जरा, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान हमसे पूछा गया है, कॉट थीटा का मान बताइए क्या होगा। चलिए सबसे पहला सवाल 2 नंबर के लिए, 2 नंबर आपके हम लोग कंफर्म करा दें, बताइए बताइए जल्दी से, कॉट थीटा का मान कितना होगा। आप सबसे पहले यहां पर बोलेंगे कि सर ये 90 है, ठीक है। हमें किसका मान बताना है, सर कॉट थीटा का मान बताना है। अगर हमको नहीं याद आ रहा है कॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। समझ में आ गया बात। यहाँ पे साइन के उल्टा को क्या कहते हैं, तो कोसेक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस के उल्टे को क्या कहते हैं, तो सेक कहते हैं, और टेन के उल्टे को क्या कहते हैं, तो कॉट कहते हैं। समझ में आ गया। तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमें कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो ये पता होना दोस्तों जरूरी है यहाँ पर कि भैया यहाँ पर किसका मान क्या होगा। पता ही नहीं कि कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सवाल को कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले आपको ये याद करना जरूरी है। और क्या याद करना जरूरी है, तो ये जो हमने लिखाया वो याद करना जरूरी है। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन की वैल्यू इतनी होती है, फिर कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की। सबसे पहला पॉइंट आपको होता है इनको याद करना। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि त्रिभुज को देखकर ये बताना कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। अगर आपको यही नहीं पता इसमें परपेंडिकुलर किसको लेना है, तो वैल्यू याद भी हो तो कहाँ रखोगे, क्या रखोगे। इसलिए तो पॉइंट नंबर 1 आपको बेसिक में क्या क्लियर होना चाहिए, इनके वैल्यूज क्या क्या होते हैं। जैसे इसकी वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना होता है त्रिभुज को देख के कि भाई यहाँ पर बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है। थीटा के सामने जो होता है माय डियर वो हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा जिस पे टिका है वो बेस, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस। हमें किसका मान बताना है, कॉट थीटा का मान बताना है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ बोलोगे सर बेस हमको नहीं पता है, बेस का मान कितना होगा। पाइथागोरस का एक थ्योरम होता है। यहाँ से सबसे पहले हम पाइथागोरस के थ्योरम पर चलते हैं और थ्योरम को जानते हैं कि थ्योरम क्या है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले भाई साहब एक आए हमारे पाइथागोरस जी, ठीक है। और पाइथागोरस जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इनको हम ट्रिपलेट बनाना हम आपको सिखाएंगे, परेशान मत होना आप। पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम में क्या आया कि आपके पास क्या है, तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपके सामने होगा, जहां पर एक त्रिभुज, हम एबीसी की बात करेंगे, और एक एबीसी त्रिभुज में जब भी ये कोण 90 का होगा, जब भी ये कोण 90 का होगा, तो आपको अभी पता है कि ये नीचे वाले को हम बेस कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनस कहते हैं। तो पाइथागोरस नाम के एक बंदा आया, ठीक है, उसने कहा कि यार देखो बात ऐसी होती है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, याद रखना परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर
प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी के स्क्वायर में, ठीक है, हमारा जो है BC का स्क्वायर को अगर जोड़ दो तो ये बराबर होता है बड़े वाले के स्क्वायर के। ये हमारा पाइथागोरस के अनुसार उनका दिया गया कथन था। उन्होंने कहा था कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC के। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, और जो वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करे उनको हम क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस के क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे मानो यहाँ पर समझना मेरी बात को, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ये ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। ये ट्रिपलेट आपको क्या करने हैं मेरे भाई, याद करने हैं। तो आप बोलेंगे सर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर इसको 3 ले रहे हैं और इसको 4 ले रहे हैं, इसको 5 ले रहे हैं, तो जो इनके प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी प्रॉपर्टी हमारा पाइथागोरस का क्या होता था कि 3 का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है और जोड़ना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25। यानी क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है 5 के स्क्वायर के? जी हाँ सर, बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये बराबर है इसके, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई करता है। ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है आपको ये बात यहाँ पे? तो बोलेंगे हाँ सर। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो थ्योरम है यहाँ पर, इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी, जैसे मानो किसी का मन में होगा सर 1 2 3 काहे नहीं सेटिस्फाई करता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो क्या 5 और 9 आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट होगा? नहीं होगा। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो, तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं कि ये पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो संख्याएं हो जाती हैं उनको हम 3 की तिकड़ी कहते हैं, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो कुछ नंबर तो ऐसे हमारे नंबर सिस्टम में बने होंगे, दुनिया में कई सारे नंबर हैं, लेकिन कुछ नंबर उनको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वो कौन कौन से 3 के ट्रिपलेट होंगे? तो कुछ स्पेशल ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रखना है, जैसे 3, 4 और 5, ये सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद इनका देखो, एक ट्रिपलेट को अगर आप गुना करते जाओगे, जैसे इनको अगर 2 से गुना कर दिया तो 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, ये भी आपको सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से 3 का 3 गुना करोगे तो बोलोगे 9 आ गया, 4 का 3 गुना 12 हो गया, 5 का 3 गुना हो गया 15। ये सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर मानिए एक हमारा कंडीशन हो गया 3, 4 और 5 का, तो मैं इसको कुछ से भी गुना करूँ ना, जितने से मैं इसको गुना करूंगा उतना ही से मुझे इसको भी गुना करना पड़ेगा, उतना ही से। अगर मैं इसका 2 गुना कर रहा हूं तो ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, फिर जो संख्याएं आएंगी वो भी अपने आप में पाइथागोरस के ट्रिपलेट होंगी। अगर मैं इसका 3 गुना कर रहा हूँ, 3 का 3 गुना 9, तो मुझे 4 का भी 3 गुना करना पड़ेगा 12, और 5 का भी 3 गुना करना पड़ेगा 15, ये भी अपने आप में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट को गुना करके कई सारे ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये 3 ट्रिपलेट हो गए, और क्या क्या हो गया ट्रिपलेट, तो समझो यहाँ पे अगला ट्रिपलेट आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, 5, 12 और 13। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं 8, 6, 10 हो गया, 7, 24 और 25 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पर 9, 40 और 41। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 12, 35, 37 हो गया आपका। फिलहाल आप यहीं याद रखो, ठीक है, अभी इतना ही याद रखो। और जहां जहां कोई नया ट्रिपलेट आएगा 7, 24, 25, इसके अलावा कोई नया ट्रिपलेट आएगा तो वो हम आपको बता देंगे। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पे। तो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, ये सभी के सभी मेरे भाई क्या हो गए, तो सारे के सारे ट्रिपलेट होते चले गए। ठीक है, इनमें पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाएगा कि जैसे आपका ये ट्रायंगल हो गया, अब ये ट्रायंगल में क्या होगा, बोलेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, ये तुम्हारा 90 का कोण है, ये तुम्हारा थीटा है,
तो मुझे बताओ यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान कितना होगा। अब आप बोलोगे सर साइन थीटा का वैल्यू बताने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या करना पड़ता है, हाइपोटेनस करना पड़ता है। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। सर परपेंडिकुलर का मान पता है, बेस का मान पता है, लेकिन हाइपोटेनस का हमें मान पता ही नहीं है। हाइपोटेनस का मान पता है, ठीक है, हाइपोटेनस का मान पता है, बोलो तो बोलोगे नहीं सर हाइपोटेनस का कोई मान हमें पता नहीं है। 9 वाला समझ में नहीं आया। अरे 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 41 के बराबर। बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं बच्चे, 8 15 17 एक खूबसूरत सा ट्रिपलेट होता है, ठीक है, कि आप 8 का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे बराबर होगा 17 के स्क्वायर के। सिमरनजीत कहती हैं 9 वाला दोबारा से बता दो। इसमें बताना क्या है, 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बराबर होता है 41 के स्क्वायर के। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये हमें सीधा का सीधा क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि हमारे पेपर में हम कोई गलती ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि देखिए आपको इसकी वैल्यू 4 दे दी गई है, इसकी वैल्यू आपको 3 दे दी गई है, और आपको बताना क्या है, तो आपको साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है नहीं पता। कोई बच्चा हाइपोटेनस को कैसे निकालेगा, अगर मानो किसी को नहीं याद है तो वो यही तो बोलेगा कि सर परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर हम बेस के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर कितना है तो बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर, ठीक है। बेस कितना है तो बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी 25। 25 बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अगर हम दोनों साइड रूट करें तो 5 की h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका सीधा जिस बच्चे को याद है वो ये बोलेगा कि सर 3 4 और 5 का एक क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। 3 का 4 का और 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट। यानी अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सीधी सी बात है सर, ये तो मुझे याद है कि 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट। तो आप या तो सॉल्व करके लेकर आओ और नहीं तो आप सीधा का सीधा कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है। जब हमें तीनों मान पता चल जाए तो हम 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। साइन पूछेगा साइन बता सकते हैं, कॉस पूछेगा कॉस बता सकते हैं, टेन पूछेगा टेन बता सकते हैं, कॉट पूछेगा कॉट, कुछ भी पूछे हमें बता सकते हैं। तो हमने कहा साइन की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है तो 4, और हाइपोटेनस कितना दिख रहा है तो 5, यानी ये हमारी साइन की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया भाई यहाँ पे बात, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सीजीएल 3 मार्च 2020 का क्वेश्चन वापस से मैं आपको लेके आ रहा हूँ। वैल्यू में किसकी वैल्यू पूछी गई है, कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। कितनी होती है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। हमें परपेंडिकुलर का मान पता है, हमें हाइपोटेनस का भी मान पता है, हमें बेस का मान नहीं पता। और जब तक हमें बेस का मान नहीं पता होगा हम कैसे पता करेंगे, तो एक काम करो, दो तरीके हैं बेस के मान को पता करने के, ठीक है। एक तो तरीका इसको x मान लो और फिर उसके बाद बोलोगे सर 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद x का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 17 के स्क्वायर के, पाइथागोरस के नियम के अनुसार। तो x का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर के, ठीक है। समझ में आ गया बात, बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बचपन में पढ़ा होगा, बहुत बच्चे क्या करते होंगे, 17 का स्क्वायर निकालते होंगे, फिर 8 का स्क्वायर निकालते होंगे और तब घटाते होंगे। ऐसे नहीं करना। अलजेब्रा में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। बराबर होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो सेम तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 17 माइनस 8 इंटू 17 प्लस 8 के, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ सर। x की वैल्यू जो आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, 17 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, हम दोनों साइड रूट लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 5 का रूट 25 का रूट 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये x था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एक तो बच्चा वो हो गया जो इसको बैठ के पूरा का पूरा पेपर में निकाल रहा है कि x की वैल्यू आएगी कितनी, और दूसरा स्टूडेंट वो हो गया जो बोलेगा सर 8 15 और 17, 8 15 और 17 मैंने आज ही अपने कॉपी में लिखा था, मैंने अपने टेबल पर पेस्ट भी किया हुआ था कि 8 15 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, और मुझे सीधा का सीधा याद था।
तो मैं उन सभी बच्चों से आगे बढ़ गया जो अभी बैठकर परीक्षा में निकाल ही रहे होंगे। उनको बैठ के निकालने दो, मुझे निकालने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो सीधा पता है कि ये 8 और 17 रहे तो तीसरा वाला वैल्यू पक्का 15 ही होता है। ये मैंने याद करके रखा हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गया, परीक्षा में आप दूसरों से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को याद रख के। क्लियर है यहाँ पर। तो अगर ये 8 है, 17 है तो 15 होगा। अब सवाल में हमें कॉट थीटा का मान बोला है। कॉट थीटा का मान क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड करो। बेस की वैल्यू कितनी है तो 17 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखो बेस की वैल्यू कितनी है तो 15 है, ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी है तो 15 है, और साथ में यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है तो 8 है, यानी 15/8 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 15/8। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो अभी सिर्फ मैंने पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जो है मोटा मोटी सारी बातें बताने की कोशिश की है, ताकि आप चीज़ों को समझे, एक अच्छा कंसेप्ट आप डेवलप कर पाएं। क्योंकि इस रफ्तार में तो बनाना बाद की बात होती है, पहले हम समझ तो ले। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने अभी तक 3 बातें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम कहता क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। फिर पाइथागोरस थ्योरम से ही कुछ ऐसे नंबर्स निकल कर बाहर आए जो उनके कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8, 15, 17 ये सब हो गए, 3, 4, 5 हो गया, 7, 24, 25 हो गया। फिर उसके बाद हमने ये सीखा साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है साइन की वैल्यू। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan की वैल्यू, मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को जाना। और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये जाना कि अगर कोई त्रिभुज हमें दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, तो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। यानी असल में जब आपको कॉट थीटा बताना था तो आपको 3 चीजों का नॉलेज होना जरूरी था। जो पहला नॉलेज था वो पाइथागोरस के थ्योरम का नॉलेज होना जरूरी था। अगर थ्योरम पता नहीं होती तो आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाते। चलो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने वैल्यू निकाल दी। दूसरा जो जरूरी था वो ये था कि कॉट का वैल्यू कितना होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर किसी को ये भी याद नहीं था तो भी सवाल नहीं बनता, तो चलो ये बता दिया। और तीसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो रिकॉग्नाइज करना कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। ये 3 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे सवाल हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सवाल में हमसे कॉस थीटा का मान पूछा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपसे कहा कि पाइथागोरस के पूरे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो खतरनाक बात है, खतरे की घंटी है। ट्रिपलेट याद नहीं है तो बैठ के बेसिक से सॉल्व करोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जो 90 का कोण है वो कहाँ पर है, आर पर है, ठीक है। 90 का कोण आर पर है, छूट गया है फोटो में। और हमसे कहा गया है कॉस थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब आप सबसे पहले देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में 2 वैल्यूज दी गई हैं, क्या तीसरी वैल्यू दी है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं दी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों मानों को निकालना। अगर हम इसके वैल्यू को x बोलेंगे तो x का जो मान आएगा, यानी यहाँ परपेंडिकुलर का जो मान आएगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे तो आएगा। बोलोगे हाँ सर। अब सीधा का सीधा आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बहुत बच्चे पहले याद करते हैं x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि सर x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, x की वैल्यू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप सीधा ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा के रूट लगा देंगे। तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा के क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। 13 में से 12 गया तो 1, और ए प्लस बी, 13 प्लस 12 कितना हो गया तो 25। क्या करना है, इसका रूट करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। यानी यहाँ पर तीसरी वाली वैल्यू निकल कर चली आई 5। तो सबसे पहले पाइथागोरस का नियम लगाया। पाइथागोरस के नियम लगाने के बाद हमने कहा कि 5, 12, 13 ये तीनों ट्रिपलेट्स हो गए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का मान क्या होता है। तो हमें ये पता है कि कॉस थीटा का मान जो होता है वो हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो हमें ये त्रिभुज को देखकर ये पता होना चाहिए कि इसका बेस कौन है, इसका हाइपोटेनस कौन है और इसका परपेंडिकुलर कौन है। तो 90 के सामने हमेशा जो रहता है वो रहता है हमारा हाइपोटेनस,
ठीक है। थीटा के सामने जो रहता है वो रहता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होता है, तो वो हमारा हो जाता है बेस, यानी थीटा जिस पे अलाइंड होता है। सवाल में हमें कहा गया बेस को हाइपोटेनस के साथ डिवाइड करो। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, यानी आंसर साफ तौर पे 5/13 आएगा। रफ्तार में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। देखो मुझे पता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता होगा, लेकिन मेरे लिए सबको लेकर चलना जरूरी है। मेरे लिए वो भी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कुछ भी नहीं आता है, और मेरे लिए वो भी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सब कुछ आता है। तो अभी पहली क्लास है, थोड़ा सा बेसिक से आप लोगों को उठाने की कोशिश है मेरी, ताकि कम से कम प्री में जो सवाल आते हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाओ। ठीक है, रफ्तार तो धीरे धीरे खुद ही बन जाती है जब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए तीसरा क्वेश्चन आपके CHSL का जरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। बोला गया अगर सेक थीटा का मान 5/3 है, सेक थीटा का मान 5/3 है, थीटा नहीं है यहाँ पे सेक ए है, तो हमसे कहा गया कॉट ए का मान कितना होगा, कॉट ए का मान कितना होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर सेक की वैल्यू आपको दी गई है 5/3, आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब आपको एग्जामिनर आपका कोई ट्रायंगल वैंगल नहीं दिया हुआ है। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रहा था और आपसे साइन या कॉस का मान पूछ रहा था। अब के सवाल में आप देखेंगे तो आपको कोई त्रिभुज नहीं दिया, अब आपको त्रिभुज खुद बनाने हैं। आपको ये देखना है कि हम त्रिभुज बनाने के बाद किसके मानों को क्या रख सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं। तो जैसे मानिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर जो सेक थीटा का मान दिया गया है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना कॉस का ये उल्टा होता है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये बोलेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप। अगर हमारा एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि सेक की वैल्यू इतनी है, यानी कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि बेस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। सॉरी बेस माफ करना, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, याद रखो हाय हाय बोल, याद रखो। ठीक है, तो हमने कहा साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगी। यानी ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या हो गया, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पे। छोटी छोटी चीजें भी मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा, बाद में तो मैं सीधा लिखना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी शुरू में आप लोग को आदत लगानी है तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि हाइपोटेनस को मुझे कितना लेना है, तो हाइपोटेनस को मुझे यहाँ पर देखो, मैं अगर इस पॉइंट को ए मान के चलता हूँ कि ये मेरा ए है, ये एंगल ए की बात कही गई है, और ये हमारा 90 है, हो सकता है ये बी हो सकता है सी हो। बोलोगे सर ABC आपने कहाँ से माना, खुद से माना है, जहां पर ये एंगल ही हमारा ए दे रखा है, और नहीं मानना चाहते तो मत मानो, बस इस एंगल के बारे में कह रखा कि ये एंगल ए है। तो बोला गया यहाँ पर कि सर हाइपोटेनस कितना है, तो 5 है। ठीक है, बेस कितना है, 3 है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये वैल्यू कितनी होगी, अभी आपको 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट याद करवाया था, तो बोला था हाँ सर जब 3 होता है 5 होता है तो पक्का ये कितना होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत की बात, बोलोगे नहीं सर हमें कॉट थीटा का मान बताना है, यानी कॉट ए का मान बताना है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बेस कितना है, ए का बेस कितना है, तो बोलेंगे 3 होता है, और परपेंडिकुलर कितना है, तो बोलेंगे 4 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3/4, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत बार क्या होता है बच्चे की सीधा सीधा आपका एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है, वो थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करके देता है। जैसे मानो यहाँ पर उसने ट्रायंगल ना देकर सेक का मान दे दिया और सेक का मान दे के कॉट का पूछ लिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपके पास वो ट्रिपलेट होने चाहिए, फिर दूसरा आपको ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू किसके बराबर है, और तीसरा आपको इस ट्रायंगल में पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। तो इसके आधार पर हमने कहा कि सेक का मान हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, यानी हाइपोटेनस का मान 5, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर करके रूट लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ गया भैया तीनों का मान यहाँ पे। फिर हमसे बोला गया कॉट ए का मान बताओ। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का मान 3, परपेंडिकुलर का मान 4, तो आंसर कितना आएगा, 3/4 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो वापस से। अब तो आप लोग जो है वो सीधा का सीधा आंसर देना शुरू करोगे, थोड़ा सा रफ्तार में आना शुरू करोगे, गियर पकड़ोगे। अब देखो सवाल में कोसेक का मान दिया गया है और हमसे tan का मान पूछा है। अब जो स्टूडेंट होगा पढ़ रहा होगा वो क्या बोलेगा, सर कोसेक जो होता है ना वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पड़ी थी, तो बोलेंगे सर कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी हमारा जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज में जो हमारा हाइपोटेनस होगा उसका मान कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। उस त्रिभुज में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा उसका मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 7 हो जाएगा। और ये त्रिभुज में जो है एंगल ए किसको लेके चलना है, तो एंगल ए से लेके चलना है 90 से। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये बेस की वैल्यू बतानी है, या तो याद होना चाहिए कि 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 मिलकर बनाते हैं, और नहीं तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, रूट लगाकर 25 के स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर को आपको घटाना पड़ेगा। कि सर 25 के स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर को घटा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी। 25 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। और 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 32 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसमें से आप क्या करो, इसका 2 उधारी लेके इसको दे दो, तो इसमें से 2 निकालोगे तो बच जाएगा 9, और वो 2 इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 64। 9 का रूट करने पर आता है 3, 64 का रूट करने पर आता है 4, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, जो कि मैंने साफ तौर पर कहा था कि आप लिख सकते हैं 7, 24, 25। ये तो याद होना चाहिए। बाकी ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, अगर आप निगाहें दौड़ाएं तो आपको पता है 3 ही संख्या मिलनी है, ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है। अगर मेरे पास 7 है और मेरे पास 25 है तो ऑप्शन में देखो क्या कोई इसके अलावा कोई तीसरी संख्या दिख रही है, तो बोलोगे हाँ सर 24 नाम का एक संख्या यहाँ है, 24 नाम का एक संख्या यहाँ है। यानी जो तीसरी वाली संख्या जो हम निकालने वाले थे वो हमें मिल गया ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। कितना, 24। अगर मानो आप जल्दीबाजी में हो, आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप वैल्यू का इस्तेमाल कर सको, आपको याद भी नहीं है ट्रिपलेट क्या है, तो ऑप्शन आपको खुद बोलेगा कि भैया देखो हम यूज हो रहे हैं ऑप्शन में, तुम उठा लो। क्योंकि ट्रिपलेट का मतलब 3 अलग अलग संख्याएं, 2 संख्याएं यहाँ पता है, तीसरी संख्या आपको ऑप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आपने कहा हाँ सर यहाँ 24 हो गया। हमें किसका मान बताना है, tan ऑफ a बताना है, tan ऑफ a यानी इसी एंगल का tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 7 और बेस कितना होगा 24, 7/24 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 5 देखो, कॉट थीटा की वैल्यू दी है हमें, कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी है और बोला गया भैया बताओ यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी। सेम तरीके से बच्चा बोलेगा सर देखो अब मेरे को है ना ट्रिपलेट की जरूरत ही नहीं है। बोलोगे क्यों सर, देखो आपने मुझे एक छोटा सा हिंट दे दिया, बस मैं उसी से बड़ा होकर समझदार हो गया, ठीक है। मैं बोलूंगा कैसे, सबसे पहले बोलेगा सर देखो कॉट थीटा जो होता है ना उसका मान क्या होता है, तो प्यारे बेटा पप्पू, याद नहीं है तो लिखोगे प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बोलेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी हमें सर पता है बेस भी पता है परपेंडिकुलर भी, तो हमने कहा ठीक है हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में थीटा है तो इसको थीटा मानते हैं, इसको 90 मानते हैं। बेस का मान कितना है तो 80 है तो 80 लिखेंगे। परपेंडिकुलर का मान कितना है 39 है तो 39 लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर देखो ये तो ऐसा हो गया जो कि ना कि हमको याद है कि किसका ट्रिपलेट बनेगा। अब हम क्या करें, 39 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर करके बैठते रहे, सॉल्व करते रहे। हमने कहा तुम पागल हो, ये बताओ पहले हमने तुम्हें क्या कहा कि भैया ट्रिपलेट का मतलब 3 अलग अलग संख्याएं होती हैं। 2 संख्या तुम्हें दी है, तीसरी वाली को ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन में देखो 39 तो मौजूद है, मतलब हो ही नहीं सकता। 89 एक नया संख्या हमें मिला है, यानी पक्का 89 जो होगा वो क्या होगा, वो कर्ण होगा। पक्का 89 जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ये हमारा डायगोनल हाइपोटेनस होगा। समझ में आ गया बात, क्योंकि ये हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। 2 भुजाएं दे रखी हैं, सबसे बड़ी वाली 89 थी। 89 का सहारा कहां से लिया, ऑप्शन से। यहां पर भी 89 का जिक्र है, यहां पर भी 89 का जिक्र है। इन 3 संख्याओं के अलावा किसी और का जिक्र ही नहीं है।
तो चूंकि ये CHSL का जो सवाल था तो बैठ के वहां ट्रिपलेट नहीं निकालना था, ऑप्शन से ही उठा लेना था। कितना था? 89 था, तो हमने 89 निकाल दिया। हमें बताना है मेरे भाई यहाँ पर किसका वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू। तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है? 89 है, और परपेंडिकुलर कितना है? 39 है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलेंगे सर 89 अपॉन 39, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चूंकि हमारा पेपर जो है ना अब 9वीं 10वीं वाला कहानी नहीं रहा, अब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। और ऑब्जेक्टिव पेपर्स में क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शंस का भी सहारा लेते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को या नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि यदि cos का a जो है वो बराबर है 2 sin a के, तो cosec a की वैल्यू कितनी होगी? अब यहाँ पर ना ही आपको कोई ट्रायंगल दिया हमने, ना ही हमने आपको कोई cos थीटा sin थीटा की वैल्यू दी, हमने आपको एक इक्वेशन दे दिया। मैंने हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सके एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। बहुत ही खूबसूरत शीट बनी है, इस वजह से मैंने कहा कोई किताब अभी मत लगाना, ये मेरी शीट ही काफी है। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाकर क्वेश्चन दिया, फिर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, दूसरा फंक्शन पूछा, फिर उसके बाद हमारा तीसरा टाइप आता है जिसमें हमसे कहा जाता है कोई इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन के आधार पे आपको कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, साइन, कॉस, टैन, कुछ भी पूछा जा सकता है। गुलशन कुमार कहते हैं सर कहीं 3 नहीं सही हुआ तो? मेरे भाई अगर मानो इसके अलावा कोई और संख्या दी होगी तो पाइथागोरस का नियम तो याद है, इतना तो पता है कि हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। उस केस में बेसिक लगाकर 80 का स्क्वायर और 39 का स्क्वायर करके देखना आप, फुर्सत से, तसल्ली से। समझ में आ गया? एसएससी वालों को भी ये बात पता है कि यार बंदा CHSL का पेपर देने आया है, कहाँ बैठ के 80 का स्क्वायर 39 का स्क्वायर करके रूट लगाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब हमें ये वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू को दिया गया है तो कोई बात नहीं। शुरू में ही मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि याद करना tan थीटा कैसे निकलता है। tan थीटा कैसे निकलता है? तो जब हम sin थीटा को cos थीटा के साथ हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा tan थीटा का वैल्यू आता है। तो आपने कहा था हाँ सर, ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो सेम काम करना है, cos थीटा को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है और ये 2 वाले को उठा के यहाँ से लेकर यहाँ आना है। तो हम यहाँ रीअरेंज करते हैं इनको, 2 जो है यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा सर 1/2। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और cos यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी sin a बटे क्या हो जाएगा? तो cos a हो जाएगा। तो बोलोगे सर sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, यानी tan a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? तो tan a की वैल्यू 1/2 आ गई। आ गया एक आपका फंक्शन का वैल्यू, और अगर एक फंक्शन का वैल्यू आ गया तो उसके बाद आप जितने मर्जी उतने फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने कहा सर tan की वैल्यू 1/2 आई है, मतलब क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसको कितना मानना पड़ेगा? a, इसको कितना मानना पड़ेगा? 90। समझ में आ गया बात यहाँ पे? फिर उसके बाद कहेंगे tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, बेस कितना है? 2 है। ठीक है, ये हाइपोटेनस कैसे निकलेगा सर? तो हाइपोटेनस माने मान लो x हो गया, तो आपको पता है कि x का जो स्क्वायर होगा बराबर होता है 1 का स्क्वायर प्लस किसके? तो 2 के स्क्वायर के। जैसे यहाँ पर कोई बच्चा पूछता कैसे निकालते, तो 39 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करते। जैसे मैं अभी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5 आ जाएगी। यह बात आपको पता होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो √5 हो जाएगी। समझ में आ गया बात? अगर ये 1 है ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? √5। ठीक है, इसका स्क्वायर 4 प्लस 1 5। अब हमें जब तीनों साइड पता होंगे, मैंने हमेशा शुरू से एक बात बोला है कि पहले एक त्रिभुज के तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। जब तीनों साइड हमें पता हो जाएंगे तो उसके बाद हम चाहे तो किसी का मान निकाल दें। हमसे कहा गया कोसेक का मान बताओ। कॉस किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा था मेरे भैया कि कोसेक a का जो मान होता है वो क्या होता है? तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी √5/1 होगा, यानी √5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत अच्छे राजू कुमार, हरिओम। ठीक है, विशाखा, कीर्ति, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। अगला जो सवाल है, जरा ये सवाल आप लोग देखो एक बार, CHSL का पूछा गया अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, एक और सवाल, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा अप लेवल पे आप लोगों ने नहीं सीखा तो काम कैसे बनेगा बताओ? जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा?
बताओ बताओ बताओ। आंसर कितना आएगा बताइए। बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा का वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब कितना होता है सर, साइन का उल्टा। यानी कोसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। यानी हमें क्या करना है सर, एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल में हमें क्या करना है, हाइपोटेनस का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या आएगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि आप ज़्यादा यहाँ पर होशियारी ना दिखाएं परीक्षा के अंदर कि आप बैठ के इसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं और घटा रहे हैं। आप सीधा का सीधा ऑप्शन में डालें कि नज़र की इन दोनों के अलावा और कौन मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, ठीक है। क्या आपको इसके अलावा कोई और संख्या दिख रही है, तो बिल्कुल 2xy दिख रही है, ठीक है। यहाँ भी 2xy है, यहाँ भी 2xy है, यानी तीसरी वाली जो पार्ट हो जाएगी या तीसरा वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो पक्का क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। अब बोलोगे सर हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो एक काम करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसका करो होल स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका करो आप होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या करो, रूट लगा दो। पता है ना कि हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटाने पे बेस का स्क्वायर आ जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताया था, ए माइनस बी। यानी बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से इसको घटा रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर को घटा रहे हैं, और माइनस वाई स्क्वायर है तो वो प्लस में हो जाएगा, और फिर ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों बाकी प्लस में आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रूट का इनके ऊपर रूट लगा रहेगा, ठीक है। आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, कितना आ गया यहाँ से, 2y स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका क्या करना है, रूट लगाना है। 4 का रूट आता है 2, एक्स स्क्वायर का रूट आता है x, y का रूट आता है y। 2xy आ गया कि नहीं आ गया। तो सॉल्व करोगे तो भी 2xy आएगा, लेकिन सवाल को देखकर पकड़ लेना था कि मेरे भाई यहाँ पर अगर ये दो मान दिए गए हैं तो तीसरा वाला मान क्या होगा, 2xy ही होगा, ठीक है। कैसे पता किया, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई प्लस वाई 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। टोटल हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 2xy। क्लियर है, समझ में आ गया बात। चलो अब हमने तो चलो तीसरा वाला वैल्यू ऑप्शन से भी देख लिया, खुद से भी सॉल्व कर लिया। हमसे बोला गया है tan थीटा का मान बताने को। थीटा यहाँ पर किसको लेने को कहा गया था, इसको लेने को कहा गया था। थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो 2xy करेंगे। बहुत ही सिंपल है। बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी एक ट्रिपलेट ही है मेरे भाई। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जब आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर को बेस के स्क्वायर के साथ जोड़ते हैं तो हाइपोटेनस बनता है, और इसको भी याद रखना होता है। बहुत बार यहाँ पर एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, बहुत जगह पी और क्यू के फॉर्म में दिया होता है, तो ये याद रखना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2pq, ये खुद में अपने आप में एक ट्रिपलेट है, ठीक है। और इनमें अगर आप नहीं देखोगे ना, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा, ठीक है, 2pq, और फिर उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है। अगर आपको यकीन ना आए तो एक काम करो,
पी और क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, खुद से कोई भी वैल्यू ले लो। मैंने कहा एक काम करते हैं, पी की वैल्यू को हम 2 लेते हैं और क्यू की वैल्यू को 1 लेते हैं, फिर देखो क्या होता है। बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 2pq का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, क्या 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है, तो बोलोगे हाँ सर। यानी असल में कहते हैं ना कि एक ढांचा होता है, उस ढांचे के अंदर हम कुछ सामान को डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है। सेम तरीके से ये एक ढांचा है और इसके अंदर आप जब वैल्यूज को डालोगे तो ये क्या दे देगा, हमें ट्रिपलेट दे देगा। क्लियर है ये बात आपको। आप यहाँ पर पी और क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, तो बहुत बच्चे यहाँ पर इसको भी याद रखते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2pq और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि एक ढांचा है, इस ढांचे में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे आपका आंसर आना जो है वो तय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। जैसे मानो यहाँ पर एक और वैल्यू हम लेकर चलते हैं, p का मान मानो यहाँ पर हमने 3 ले लिया, q का मान हमने 2 ले लिया हमने अपने आधार पे। तो हमने कहा देखो सर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13, तो 5 12 13 भी अपने आप में क्या है, ट्रिपलेट है। 5 12 13 भी क्या है, अपने आप में एक ट्रिपलेट है। क्लियर है यहाँ पे। आप इसी तरह बहुत सारे वैल्यूज लेकर आप कर सकते हैं। आप अगर मानिए यहाँ पर p की वैल्यू को 5 लेते हैं, q की वैल्यू को आप 4 लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 9। फिर उसके बाद 5 चौके 20, 20 का दोगुना कितना होता है, तो 40 होता है, तो यहाँ पर 40। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 9 40 41 भी अपने आप में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये एक ढांचा है और इस ढांचे में हम वैल्यूज को रखते जाएंगे और हमें यहाँ पर ट्रिपलेट मिलता चला जाएगा। जितने भी खतरनाक लेवल के ट्रिपलेट बनते हैं ना, वो इसी फॉर्मूले पर बनते हैं। जैसे एक और काम करो, p का मान जो है आप यहाँ पर क्या ले लो, p का मान आप यहाँ पर 6 लो, देखते चलो कितना ट्रिपलेट बनेगा। q का मान आप यहाँ 5 ले लो। आप इस फॉर्मूले को भी अगर याद रखते हैं तो आप अनेकों ट्रिपलेट खुद से बना सकते हैं। पहले क्या करना होता है, दोनों के स्क्वायर को घटाना होता है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, ऐसे भी कह लो 6 में से 5 गया 1 और 6 5 हो जाएगा 30। यानी हम बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर को घटाएंगे तो आएगा 30। फिर इन दोनों को गुना कर दो, 6 5 30 और उसका 2 गुना कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 60। और फिर इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 3 2 5 1 6, 30 60 और 61 जो है वो हमारा क्या आ गया, 30 60 61। ये भी एक खतरनाक लेवल का ट्रिपलेट हो गया। जैसे 9 40 41 होता है वैसे ही 30 60 और 61 हो गया। ठीक है, बहुत सारे आप बना सकते हैं। फिर p की वैल्यू 7 ले लेंगे, q की वैल्यू 6 ले लेंगे, और जरूरी नहीं है 7 और 6 लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मानिए मेरा मन हुआ था मैं p को 6 लेता और q को मैं चाहता तो 4 ले लेता, क्या दिक्कत है। मैं 4 भी ले सकता हूं, मैं यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूं, मेरी इच्छा के बराबर है। जैसे मानो मेरा मन हुआ p का मान 5 लेने को, q का मान यहाँ 3 लेने को, ले लेते हैं। 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटाओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 25 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो मेरे बताओ यहाँ पे, ठीक है कितना आएगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर इन दोनों को गुना करके 2 गुना, 5 3 15, 15 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। फिर इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे, 25 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अगर आप इसका थोड़ा सा रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे तो बोलेंगे सर ये 8 ये 15 और ये 17 का ही क्या है 2 गुना है। 8 का 2 गुना देखो ये है, 15 का 2 गुना ये है, 17 का 2 गुना ये है। तो ये जो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर कई सारे ट्रिपलेट बनते हैं। जिसको ये फॉर्मूला पकड़ में आ गया वो काम खत्म कर लेगा। सर 36 में से 25 गया तो 9 होगा ना, कहां पर 36 में से 25 गया तो 9 होगा मेरे भाई, कहां पर गड़बड़ किया हमने। अच्छा यहाँ पर कह रहे हो कि अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, रुको रुको रुको। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है 11 आएगा ना यार। देखो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ पर 11 आएगा, 11 60 41 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 तो 16 आएगा। सही, 11 60 61 होता है, 11 60 61 होता है, माफ करिएगा 11 60 61 होता है, ध्यान नहीं था। ठीक है,
चलो, तो इस तरीके से कई सारे ट्रिपलेट आप बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट आप बना सकते हैं इस ढांचे के आधार पे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस फॉर्मूले में आप कई सारे वैल्यूज रखेंगे, जैसे 5 3 हो गया, 5 और 2 भी रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहेगा यहाँ पे। उसी तरीके से ये एक मेन मैंने क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 7, ताकि जब ये क्वेश्चन आए तो हम आपको बता पाएं कि असल में उसके पीछे का जो हिडन कॉज होता है वो आपका ये फॉर्मूला होता है, जिसी में हम वैल्यूज डालते गए थे और वो हमारा क्या बनाते गया था, तो कई सारा ट्रिपलेट देता चला गया था। अब उसके बाद कल से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। आसान आसान वैल्यूज हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 8 नंबर से लेकर आगे हम बढ़ते चलेंगे और सवालों को बड़े खूबसूरत तरीके से एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पे 11 60 61 होता है, 3 4 5 5 12 13 9 40 41 11 60 61 8 15 17। सबको आप लोगों को होमवर्क ये है मेरी तरफ से कि आप सबको जो है जितने भी ट्रिपलेट्स हो गए वो सारे के सारे याद करके आने हैं, ताकि कल के क्लास में आंसर आप लोगों की तरफ से और तेजी में आए और जल्दी आए, और मैं थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को करा पाऊँ, ठीक है। तो इतना करते रहना आप लोगों को। बाकी आनंद लेते रहिए सेशन का, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।